डॉक्टर अनुपमा जौहरी, सहआचार्य गृह विज्ञान, पारिवारिक संसाधन प्रबंधन बीए पार्ट 1 के विषय के अंतर्गत आज हम आपको गृह निर्माण योजना के सिद्धांत बताएंगे। गृह निर्माण योजना भवन निर्माण के लिए जो सिद्धांत होते हैं उनकी पालना कर सुंदर, सुदृढ़ और मजबूत, कलात्मक और सभी साधनों से पूरित भवन का निर्माण किया जा सकता है। गृह योजना बनाते समय परिवार की आय एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है। परिवार अपनी आर्थिक स्थिति के अनुकूल ही भवन निर्माण कराए तो बेहतर होता है, जिससे वह अपने अन्य परिवार की क्रियाओं और रीति रिवाजों को आसानी से संपन्न कर सकता है। गृह निर्माण योजना के अंतर्गत सबसे पहला है लागत एवं आर्थिक व्यय। भवन निर्माण में धन का महत्वपूर्ण स्थान होता है। भवन बनाते समय कितना खर्च आएगा इसकी जानकारी भवन निर्माता को अवश्य ही होनी चाहिए, जिससे वह अपनी आर्थिक स्थिति पर विचार करके और सामर्थ्य के अनुकूल ही भवन निर्माण की योजना बना सके। भवन बनाते समय अनुभवी व्यक्तियों के अनुसार मकान निर्माण पर किसी व्यक्ति के जीवन भर की आय के चौथाई भाग से अधिक व्यय नहीं होना चाहिए तथा भवन निर्माण करते समय कुल लागत का 20 से 30% धनराशि उसके पास नगद होनी चाहिए। बड़े शहरों में मध्यम प्रकार के मकान बनवाने के लिए 400 से 450 रुपये प्रति वर्ग फीट खर्च आता है। यदि कोई व्यक्ति 500 वर्ग फीट क्षेत्रफल का निर्माण करना चाहता है तो 2 लाख से 3,80,000 रुपये तक का व्यय आता है। दूसरा सिद्धांत है अभिव्यंजकता। इस प्रकार मकान की योजना ऐसी होनी चाहिए कि आदर्श मकान की समस्त उसमें विशेषताएं हो, जैसे उचित संवातन, रोशनी, बिजली व्यवस्था, दिशा विन्यास, वृहत्ता, मितव्ययता, सुंदरता, समूहीकरण आदि का समावेश हो और उसमें रहने वालों के लोगों की कला का प्रदर्शन का भी मौका मिले। नेक्स्ट है कार्यात्मकता। भवन निर्माण करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि परिवार अपनी आवश्यकताओं और लक्ष्यों की पूर्ति सहजता और सरलता से कर सके और गोपनीयता, एकांतता भी प्रभावित न हो। परिवार के सदस्य अपनी विभिन्न क्रियाएं निर्बाध रूप से कर सकें। प्रत्येक परिवार को रहने के लिए एक जैसे मकान की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि एक डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, शिक्षक आदि सभी की आवश्यकताएं भिन्न भिन्न होती हैं, क्योंकि उनके कार्य भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे डॉक्टर को एक रोगी देखने का कमरा की अत्यंत आवश्यकता होती है, एक शिक्षक को भी पृथक कमरे की ज़रूरत होती है, एक किसान को बड़े कमरे की ज़रूरत होती है जिसमें वह अनाजों का भंडारण कर सके। इस तरह अलग अलग कार्य के व्यक्तियों को भिन्न भिन्न प्रकार की ज़रूरत पड़ती है और उसी प्रकार से वह मकान का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है सुंदरता। पारिवारिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाया गया मकान में सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है कि इसके निर्माण में सुंदरता एवं आकर्षकता हो और वह कलात्मकता लिए हुए हो। परंतु हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि सुंदरता के चक्कर में उसकी उपयोगिता कम हो जाए। मकान का डिज़ाइन इस तरह से होना चाहिए कि उसकी साफ़ सफाई भी आसानी से हो सके। हमें ये सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए अगर हम मकान बनाएंगे तो हमें ज़्यादा सहूलियत रहेगी। इसका 5वां सिद्धांत है गोपनीयता। गृह निर्माण में एकांतता की व्यवस्था करना बहुत ही ज़रूरी है। परिवार के सभी सदस्यों को आवश्यक एकांतता प्राप्त हो। ये एकांतता 2 प्रकार की होती है। भाई एकांतता
जैसे घर के चारों ओर दीवार या बाड़ बनाकर बाह्य जगत से एकांतता प्राप्त की जा सकती है। ऐसा करने से शोरगुल भी कम हो जाता है और कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति मकान में आसानी से प्रवेश नहीं कर पाता है। बाहरी दरवाजे और खिड़कियां आदि भी बाह्य जगत से एकांतता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। नेक्स्ट है आंतरिक एकांतता। आंतरिक एकांतता विभिन्न कमरों को परस्पर तथा प्रवेश द्वार से अलग करना, कमरों की व्यवस्था में समूहीकरण होना अत्यंत ही आवश्यक है। इसके लिए अधिक सावधानीपूर्वक आयोजन किया जाना चाहिए। हमारा छठा जो सिद्धांत है वो है उचित समूहीकरण। विभिन्न कमरों का पारस्परिक संबंध उचित समूहीकरण के अंतर्गत आता है। समूहीकरण कमरों का इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि प्रत्येक भाग आपस में परस्पर इस प्रकार जुड़ा रहे कि कार्य करने में सुगमता और आसानी से कार्य हो सके। ये घर में मुख्यतः 3 समूह क्षेत्र होते हैं। इन्हें एक दूसरे से संबंधित करना उत्तम आवास का मुख्य उद्देश्य होता है। तीनों समूह क्षेत्र निम्नानुसार हैं, जैसे अतिथि क्षेत्र, जैसे बैठक, भोजन कक्ष, बाहरी बरामदा, बगीचा आदि इसके अंतर्गत आते हैं। कार्य क्षेत्र जैसे रसोई घर, भंडारण गृह, चौक, बरामदा आदि सभी कार्य क्षेत्र में आते हैं। और एकांत क्षेत्र जैसे अध्ययन कक्ष, शयन कक्ष, स्नान गृह आदि एकांत क्षेत्र में आते हैं। नेक्स्ट है परिवर्तनशीलता। प्रत्येक परिवार की आर्थिक और सामाजिक स्थिति सदैव एक सी नहीं रहती है और जो बालक छोटा है वे आगे चलकर युवा भी बनता है। इस प्रकार हमारा मकान का नक्शा इस प्रकार होना चाहिए और मकान में सामान इस प्रकार का होना चाहिए कि वह परिवर्तनशील हो सके, विभिन्न क्रियाकलापों के अनुसार परिवर्तित हो सके। नेक्स्ट है वृद्धता। मकान में उपलब्ध स्थान का सर्वाधिक उपयोग वृद्धता के अंतर्गत आता है। कमरे में कम से कम स्थान का अधिक उपयोग करने से जो प्रभाव उत्पन्न होता है उसे वृद्धता कहते हैं। वृद्धता का उद्देश्य होता है जगह का अधिकतम बचत कर उसका उपयोग करना, साथ ही ये आभास प्रदान करना कि जगह कम नहीं है, कमरे छोटे नहीं हैं। नेक्स्ट है फर्नीचर व्यवस्था। मकान का नक्शा बनाते समय ये ध्यान रखना आवश्यक है कि फर्नीचर किस कमरे में कहाँ पर रखा जाएगा, उसी के मुताबिक दरवाजे और खिड़कियों की स्थिति निर्धारित की जानी चाहिए। नेक्स्ट है आने जाने का रास्ता। भवन निर्माण की योजना बनाते समय इस सिद्धांत का मस्तिष्क में अवश्य ध्यान रखना चाहिए। कमरों में स्वतंत्र रूप से आने जाने का रास्ता नहीं होने से एकांतता भंग होती है। इसलिए गैलरी, हॉल, छोटा बरामदा आदि बना देने से एक दूसरे कमरे में जाने में आसानी रहती है और रास्ते छोटे होने चाहिए, अधिक चक्कर नहीं पड़ना चाहिए। नेक्स्ट है भवन का बाह्य रूप। भवन का बाह्य रूप से तात्पर्य है कि मकान बाहर से कैसा दिखता है, मकान की बाहरी बनावट किस तरह की है, बाहर से मकान का डिज़ाइन, खिड़की दरवाज़ों का डिज़ाइन की स्थिति इस प्रकार होनी चाहिए कि वह अत्यंत ही सुंदर दिख सके। मकान के सिद्धांतों को हम एक नज़र में देखें तो उसको हम इस तरह से हम बना सकते हैं, जैसे लागत, आर्थिक व्यय, अभिव्यंजन, कार्यात्मकता, सुंदरता, एकांतता, परिवर्तनशीलता, वृद्धता, कमरों का समूहीकरण, फर्नीचर व्यवस्था, आने जाने का रास्ता, भवन का बाह्य रूप। थैंक यू।